जय हिंद साथियों, मद्य से सिपाही की परीक्षा 14 मई 2023 के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 चलेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज प्रश्न जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का अलग अलग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑर्थोपोडा, सबसे अधिक जंतु जो है ऑर्थोपोडा संघ में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो ये कौन सी है, याद रखिएगा अग्नाशय। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो याद रखना है यकृत ग्रंथि है। लेकिन मिश्रित पूछे तो अग्नाशय। तीसरा प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा अधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पी ब्लॉक में, याद रखेंगे। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पी ब्लॉक। आगे देखिए, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, याद कर लीजिए हीलियम। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व पूछे तो सीजियम, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। दोनों याद रखना है, सर्वाधिक पूछे तो हीलियम और न्यूनतम आयनन विभव वाला पूछे तो सीजियम। हाइड्रोजन को ध्यान रखना है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हमने आपको काफ़ी बार बताया है। H11 इसको बोलते हैं क्या, तो प्रोटियम। H12 ये है ड्यूट्रियम और H13 ये है ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। शराब का pH मान कितना होता है। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो शराब का pH मान कितना होता है, याद कर लीजिए 2.8 होता है। रक्त का पूछा जाता है जो कि 7.4 होता है। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है। ये प्रश्न CSBC द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है। तो दोस्तों, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पायसीकरण द्वारा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, पायसीकरण द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन यानी कि IMO, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लंदन।
जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? तो WHO और WTO इन दोनों का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। रोम ये इटली की राजधानी है। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली का मोती मस्जिद ये किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? तो याद रखिएगा औरंगजेब। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा औरंगजेब को। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है मुद्रा राक्षस जो है किसके द्वारा रचित है? तो विशाख दत्त। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है संस्कृत भाषा में। याद रखिएगा किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1881 में भारत में 10 के आधार पर जनगणना होती है, आपको याद होगा। लेकिन भारत की पहली जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा विधवा विवाह पुनर्विवाह जो अधिनियम पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसे जरूर ध्यान रखेंगे कब पास हुआ था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। चलिए आंसर कीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन 1856 में। ध्यान रखेंगे कब हुआ था? 1856 में। और देखिए दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी भी क्लास टाइमिंग के बारे में नहीं पता है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं आप सभी ध्यान दीजिए, अभी इस चैनल पर मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 4 क्लास है। कौन कौन से है? तो दोपहर 3 बजे मैथ्स की क्लास होती है, रात 8 बजे जीके जीएस, रात 8:30 बजे सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होता है और रात 9 बजे की क्लास में आपका रिवीजन होता है। तो अभी आप लोग एग्ज़ाम तक सभी क्लास को डेली अटेंड कीजिए। सभी क्लास हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री है। सभी के नोट्स प्लस PDF टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और सेशन अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करेंगे। आगे देखिए, पेंसिल लीड निम्नलिखित से बना होता है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। पेंसिल लीड जो है ये किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट से बना होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे। जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली गैस मुख्य रूप से कौन सी है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, इसका सूत्र होता है CH4। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है?
बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति के जनक है। वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? देखिए एग्जाम में पूछा जाता है वर्गीकी के पिता कौन है, तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस। यहाँ पे वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है, तो याद रखिएगा स्पीसीज। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर कीजिए। शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। शरीर में फास्फोरस जो है ये अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन सही जवाब है। मानव के लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी, इसका जीवन काल आपको बताना है। तो देखिए हमने आपको काफ़ी बार बताया है, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप लोग बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का। तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 120 दिन। निम्नलिखित में किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? चलिए आप सभी 18 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आज से पहले मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है और सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। लगभग 150 से 200 क्लास होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? चलिए आप सभी 19 के लिए आंसर बताएंगे। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु है कंगारू, ध्यान रखना है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? यहाँ पे ध्यान दीजिए, भारत रत्न से पूछा गया है, ना कि नोबेल प्राइज से। तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर बताएंगे मदर टेरेसा, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको डाउट है तो आप लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है, ध्यान रखना है, मदर टेरेसा नहीं होगा। कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है। इस प्रश्न को भी हमने आपको काफ़ी बार बताया है और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो दोस्तों कपास की पैदावार जो है काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। काली मिट्टी का और क्या नाम होता है, तो रेगुर मृदा, याद रखेंगे। और इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो इसी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बोला जाता है बांगर, आप लोगों ने सुना होगा बांगर, और एक नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है खादर। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर को। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है?
चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है यूरो नाम दिया गया है। और दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर्स या फिर लुसेंट बुक के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो याद रखिएगा डेली सुबह 10 बजे से मेरे दूसरे चैनल पर क्लास चलती है। दूसरे चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं दिवाकर स्टडी IQ। डेली सुबह 10 बजे से टाइम ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? सबसे आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बृहस्पति की बात करें तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ज्ञानीमीड है, ज्ञानीमीड, और ये बृहस्पति का ही उपग्रह है। मंगल ग्रह की बात करें तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो ये सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है, और इसे ही भोर का तारा कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन शुक्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? चलिए आप सभी 25 के लिए आंसर कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 324। 352 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और एक है 360, इसमें वित्तीय आपात है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? और दोस्तों आपसे बार बार बोलते हैं और आज फिर से बोल रहे हैं, जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है पूछा जाता है तो 10 मई से। कहाँ से होती है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से होती है। और इस क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और 1857 की क्रांति किसके समय में हुआ था? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए भरत। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोनों ध्यान रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए हमने आपको बताया था सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है 1873 में। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खाली स्थान की समानता का वचन देता है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए नागरिकता, नागरिक से हमको एक प्रश्न याद आ रहा है नागरिकता। तो आपसे पूछा जा सकता है नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो याद रखिएगा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। और किस भाग में रखा गया है, तो भाग 2। और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर क्या होगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को। निम्नलिखित में से कौन सी समिति में मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, किस समिति ने होगा यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। देखिए दोस्तों, पहले संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संशोधन हुआ था। और जब जोड़ा गया था तो कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ये बाद में 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ये कब जोड़ा गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है उस समिति का नाम क्या है जिसने मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था। तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मूल कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 क में। और अनुच्छेद की बात करें तो 51 क में, अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में। और इसे लिया गया है रूस देश के संविधान से। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 51वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है, नीति आयोग। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी है। उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। और अभी हाल ही में CEO कौन बने हैं, तो BVR सुब्रमण्यम। ध्यान रखेंगे, नीति आयोग के स्थान पर पहले क्या था, योजना आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे अनुच्छेद 241 बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है। चलिए आप सभी 36 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों जैसे ही एग्जाम में 10 दिनों का समय बचेगा फिर आप लोगों के लिए मैराथन क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग इस चैनल के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। डी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पे जो ये बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिहार की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश
याद रखिएगा सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश और जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है? चलिए दोस्तों 38 के लिए आंसर कीजिए। किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे 38 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कावेरी नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है और किस राज्य में है तो कर्नाटक राज्य में है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चलिए 39 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और याद कीजिए हमने आपको बताया था कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। सारण सिंचाई नहर निकलती है? चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो याद रखिएगा गंडक से। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गंडक से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर से होकर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है मैरियाना गर्त, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है। मैरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में स्थित है। किलिमंजारो क्या है? चलिए 42 के लिए आंसर बताइए। किलिमंजारो क्या है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, किलिमंजारो जो है ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो आंसर क्या होगा? आग्नेयगिरी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसका मतलब होता है ज्वालामुखी। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? किस नदी ने किया है? और देखिए सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के कारण ही इस नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। तो अब आप लोग बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। आंसर क्या होगा? तो कोसी नदी। याद रखेंगे इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात और गांधी सागर पूछा जाता है, गांधी सागर नहीं, सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर है, नर्मदा नदी पर गुजरात में। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? चलिए 45 के लिए आंसर कीजिए। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा अमरकंटक से। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अमरकंटक से। आगे देखिए पारादीप अवस्थित है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। पारादीप किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे 46 का आंसर क्या होगा? तो पारादीप जो है ये एक बंदरगाह है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। तो देखिए इसके बारे में भी हमने आपको काफ़ी बार बताया है। अगर क्षेत्रफल में पूछे सबसे अधिक वन कहाँ है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज में पूछे यानी प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है तो मिजोरम में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मिजोरम में। फिजी द्वीप अवस्थित है।
चलिए दोस्तों आंसर बताइए, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। फिजी की राजधानी भी पूछा जाता है, तो फिजी की राजधानी है सुवा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? चलिए 49 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1912 में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और 1936 में याद रखिएगा, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1936 में। तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चलिए 50 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो दोस्तों ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे।